नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाई आकाश में। यदि आप किसी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यदि आप खासकर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें पूरे जीएस से प्रश्न लिए गए हैं और ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न लिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का कहवा पत्तन किस बंदरगाह को कहते हैं। विश्व का कहवा पत्तन किस बंदरगाह को कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि विश्व का जो कहवा पत्तन है ये सेंटोस बंदरगाह को कहते हैं। सेंटोस बंदरगाह को कहते हैं। और सेंटोस बंदरगाह कहाँ पे है? ये ब्राज़ील में है। कहाँ पे है? ये ब्राज़ील। और ब्राज़ील किस महाद्वीप का देश है? ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। दक्षिणी अमेरिका का देश है ब्राज़ील। ठीक। और फिर बात करें ब्राज़ील की राजधानी क्या होती है? ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक। और आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे संबंधित प्रश्न हम लोग लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इसको भी हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस किसे कहते हैं। तो लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस। और ऑस्ट्रेलिया में अब जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं आप लोग बताएंगे। दक्षिणी अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? तो वेनेजुएला को दक्षिणी अमेरिका का द्वार कहते हैं। ठीक। दक्षिणी अमेरिका का द्वार। और 7 बहनों का राज्य किसे कहते हैं? तो भारत के जो उत्तर पूर्व में राज्य है उसे 7 बहनों का, वहाँ पे 7 बहनों का राज्य कहते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए सबसे पहले देखिए आप अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद आपका नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड। फिर नागालैंड के बाद मणिपुर के बाद मिजोरम हो जाएगा आपका, मिजोरम। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उसके बाद असम, उसके बाद उसके बाद मेघालय। ये सारे भारत के 7 पूर्वोत्तर का राज्य है और इसे 7 बहनों का राज्य कहते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग, असम की राजधानी दिसपुर, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मणिपुर की राजधानी इम्फाल और नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मिजोरम की राजधानी आइजोल और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या? ईटानगर। तो इन सारी चीज़ों को भी आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए यूरोप का काकपिट किसे कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा हमें। कह रहा है कि यूरोप का काकपिट किसे कहते हैं। तो यूरोप का काकपिट किसे कहते हैं? तो बेल्जियम को बोलते हैं। बेल्जियम को यूरोप का काकपिट, बेल्जियम को यूरोप का काकपिट बोलते हैं। और जापान का पिट्सबर्ग इसे कहते हैं। ओसाका को कहते हैं जापान का पिट्सबर्ग। और फिर प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को ही कहते हैं प्यासी भूमि का देश। और ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान है उसे क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। और आप लोग बताएंगे ऑस्ट्रेलिया की जो फेमस नदी है, प्रसिद्ध नदी है, उसे क्या कहते हैं? और ऑस्ट्रेलिया की जो सोने की खान है उसे क्या कहते हैं? सोने की जो प्रसिद्ध खान है उसे क्या कहते हैं? अब नहरों का देश, जब नहरों का देश पूछे नहरों का देश, तो आप बताएंगे पाकिस्तान। राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और जब नदियों का देश पूछे, देश कहे नदियों का देश किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे बांग्लादेश। यहाँ पे इसे नदियों का देश कहते हैं, बांग्लादेश को। ठीक। बांग्लादेश को नदियों का देश बोलते हैं। ठीक। और फिर बात करते हैं बांग्लादेश में एक प्रसिद्ध नदी बांग्लादेश में बहती है, जिसे क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ये ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकल के बांग्लादेश और फिर भारत दोनों में बहती है। पहले भारत में आती है फिर बांग्लादेश में जाती है। तो इसे नदियों का देश कहते हैं। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। और नदी पूछे तो आपको मर्रे डर्लिंग की नदी है। ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख नदी है मर्रे डर्लिंग की नदी। और सोने की कालगुल्ली और कुलगाड़ी की खान है, कालगुर्ली और कुलगाड़ी की प्रसिद्ध खान है ये ऑस्ट्रेलिया में। इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावर की खानें किस राज्य में स्थित है। तो देखिए राजस्थान में स्थित है। जावर की खान कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग बताएंगे, यदि आपसे पूछे चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं, चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं, तो आप लोग का जवाब होगा कि चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को बोलते हैं चीनी का कटोरा। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है कि जस्ता के लिए जावर की खान किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ट्यूलिप की खेती ये कहाँ की जाती है? ट्यूलिप की खेती तो खासकर नीदरलैंड में ट्यूलिप की खेती की जाती है। और नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है।
नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, नीदरलैंड की राजधानी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। डोनबास कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? यूक्रेन में। डोनबास कोयला क्षेत्र यूक्रेन में है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। बहुत ही फेमस है यूक्रेन, क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है यहाँ पे रूस और यूक्रेन में। इसकी राजधानी कीव है और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की यहाँ के राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के। ठीक, ये भी आप लोग याद है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ पे है? रूस में है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ये देखिए ग्रैंड बैंक और डागर बैंक, ये दोनों का है। ग्रैंड बैंक और डागर बैंक दोनों क्या है? ये मत्स्य उत्पादन, यहाँ पे मत्स्य उत्पादन किए जाते हैं, यानी कि मछली का उत्पादन किए जाते हैं। और बात करें डागर बैंक कहाँ है और फिर ग्रैंड बैंक कहाँ है, तो देखिए ग्रैंड बैंक की बात करें तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में यहाँ पे मछलियों का क्या किया जाता है? मछलियों का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। मछली ग्रहण क्षेत्र है, बहुत बड़ा मछली ग्रहण क्षेत्र है। डागर बैंक की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये पश्चिमी यूरोप में है। डागर बैंक कहाँ पे? पश्चिमी यूरोप में ये है। ठीक, आगे बात करते हैं जादूगोड़ा की खान। देखिए ये प्रसिद्ध है जादूगोड़ा की खान, किसके लिए? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में पूछा गया है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा की खान। और भारत के किस राज्य में है? ये झारखंड राज्य में है जादूगोड़ा की खान। मोतीपुर की खान, ये देखिए राजस्थान में, सॉरी ये गुजरात में है। मोतीपुर की खान कहाँ पे है? गुजरात में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये सफ़ेद संगमरमर के लिए, सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आगे बात करते हैं अग्नि मेखला। ये कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में है अग्नि मेखला। ठीक, प्रशांत महासागर में है अग्नि मेखला। और इसे क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। और ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो इस वजह से ये प्रसिद्ध है। ठीक, और कैसे ज्वालामुखी? यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें कभी भी उद्गार होता रहता है, वो सक्रिय ज्वालामुखी है। चांदीपुर देखिए कहाँ क्या है, तो चांदीपुर कहाँ पे है आपका? उड़ीसा में है। चांदीपुर आपका उड़ीसा में। और ये कहाँ है? चांदीपुर क्या है? यहाँ पे मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। मिसाइल के परीक्षण के लिए फेमस है चांदीपुर। ये मिसाइल के परीक्षण के लिए फेमस है, तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। ठीक, आगे हम लोग बात कर रहे हैं किम्बरले की खान। देखिए ये दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख किम्बरले की खान है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप की ये प्रसिद्ध सोने की खान है, यहाँ से सोना का उत्पादन किया जाता है। अभी हमने बताया ऑस्ट्रेलिया में जो खान है उसे क्या कहते हैं? कालगुल्ली और कुलगाड़ी की खान। भारत का मानक समय IST, देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उस किस देशांतर पर आधारित है? तो देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भारत का मानक समय है। तो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और इसे 82.5 डिग्री 30 मिनट भी आप लिख सकते हैं। पूर्वी देशांतर रेखा भी ये मानक समय रेखा है, तो इसे इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक, 82.5 डिग्री का मतलब 82.5 नहीं होता है, ये गलत रहेगा। ये आप लिखेंगे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भारत का मानक समय रेखा है। और ये दो देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी, तो देखिए ये ग्लोब है, तो इस तरह की जो रेखाएं होती हैं ग्लोब पे, इस तरह की रेखाएं होती हैं उसे देशांतर कहते हैं। और इस तरह की जो सीधी रेखाएं होती हैं उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। तो दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी जो होती है वो भूमध्य रेखा पे होती है। दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पे होती है। और कितनी होती है? तो 111.23 किलोमीटर होती है। ठीक, और दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? ये हमेशा बराबर होती है। दो अक्षांशों की, ये अक्षांश है, उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है और हर जगह ये 111 किलोमीटर होते हैं। और दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती, दो अक्षांशों की जो बीच की दूरी होती है उसे कटिबंध बोलते हैं। दो देशांतरों की अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं या फिर जोन बोलते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं भारत का मानक समय रेखा IST। तो ये क्या है? 82.5 डिग्री ये पूर्वी देशांतर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मानक समय रेखा गुजरती है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य? सबसे पहले यूपी से गुजरता है, MP से गुजरता है, यूपी मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से गुजरता है।
छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के जस्ट नीचे उड़ीसा है, उड़ीसा से गुजरता है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश से गुजरता है। भारत के 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। जीएमटी जिसे क्या कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। और ये प्रश्न एग्जाम वहाँ पे पूछा गया था पेट के एग्जाम में, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। और ये ग्रीनविच एक शहर है लंदन का, वहाँ से होके ये गुजरता है। ठीक, ग्रीनविच से, लंदन के ग्रीनविच से होके गुजरता है, एक शहर है लंदन का। ठीक, और प्रधान मध्याह्न रेखा भी इसे कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा या फिर प्रधान यामोत्तर रेखा भी इसे कहते हैं। ठीक, और ये कितना है, 0 डिग्री देशांतर है। ये 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम और प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं 0 डिग्री देशांतर को। ठीक, और भारत का जो 82 डिग्री जो समय रेखा है, 82.5 डिग्री जो समय रेखा है, ये इससे कितने घंटे आगे है, तो ये 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत का जो समय रेखा है इसे 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। ठीक, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और 180 डिग्री जो देशांतर है, 180 डिग्री जो देशांतर है उसे क्या कहते हैं, उसे मानक तिथि रेखा कहते हैं। वो मानक तिथि रेखा है, वो विश्व का मानक तिथि रेखा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उस विश्व की मानक तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न पे, मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है या फिर नहीं। तो देखिए, मौलिक अधिकार की बात करें तो ये न्यायालय में परिवर्तनीय है, नहीं को काट दीजिए, ये बिल्कुल न्यायालय में ये क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, इसे न्यायालय में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक ठीक, आगे बात करते हैं। तो ये न्यायालय में परिवर्तन है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, परिवर्तनीय है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार का भाग क्या है, तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद पूछे कि 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, और ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। और इसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल संशोधन इसमें हो सकता है, संशोधन इसमें बिल्कुल हो सकता है। और संशोधन कौन करता है, संशोधन का कार्य संसद के पास है। मौलिक अधिकार में संशोधन संसद करती है। और ये बात किसने आर्टिकल में कही गई है, तो इसके लिए संशोधन होता है 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ है। और इससे कहा गया है कि मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है और ये संसद कर सकती है। अनुच्छेद 32 इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं। और संविधान की आत्मा इसे किसने कहा, भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। और आर्टिकल 32 का यूज करके आप मौलिक अधिकार का यदि हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट का यदि हनन हो रहा है, तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस आर्टिकल का, आर्टिकल 32 का यूज करके। और हाई कोर्ट किस आर्टिकल का यूज करके जा सकते हैं, तो आर्टिकल नंबर 226 का यूज करके आप सीधे मौलिक अधिकार का यदि आपके हनन हो रहा है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं, ये हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 226 का यूज करके। मौलिक अधिकार यहाँ पे देखिए आर्टिकल 32 के तहत ये आपका जो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट है, ये कितने प्रकार की रीट जारी करती है, 5 प्रकार की रीट जारी करती है। पहला हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 तरह की रीट जारी करती है कौन, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। और आर्टिकल 26 हाई कोर्ट जाने की शक्ति कौन देता है, आर्टिकल 226, इसका मौलिक अधिकार का हनन होने पर आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, ये शक्ति देता है आर्टिकल नंबर 226 हमें। तो आगे बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न में, क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। तो उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं जा सकता। महाभियोग के द्वारा केवल किसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग केवल किसे हटाने के लिए आता है, महाभियोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए आता है, राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। और हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्हें हटाने के लिए क्या लाया जाता है, महाभियोग। और राष्ट्रपति को महाभियोग लाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत। और राष्ट्रपति पे महाभियोग लाने से पहले उसे 14 दिन पहले सूचना दी जाती है कि राष्ट्रपति जी हम आप पे महाभियोग लाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव, देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य क्या करते हैं, सभी सदस्य वोट करते हैं। ठीक, सभी सदस्य वोट करते हैं। इसमें कौन से सदस्य हो गए, इसमें निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और मनोनीत सदस्य भी होते हैं। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य वोट करते हैं, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। जबकि राष्ट्रपति की बात करें, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है
राष्ट्रपति के चुनाव में तो ये कौन कौन से राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य, और जो राज्य होते हैं उसके जो विधान परिषद होता है, विधानसभा होता है, सॉरी, जो राज्य के विधानसभा होता है उसके निर्वाचित सदस्य केवल वोट करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान कर रखेंगे, केवल निर्वाचित सदस्य और उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य इसे वोट कर सकते हैं। ठीक, और आर्टिकल नंबर 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन जो मंडल होगा उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के जो विधानसभा होंगे उनके सदस्य वोट करेंगे और निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे। और राष्ट्रपति का त्यागपत्र ये किसे देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति। तो एक लोग ये दोनों आपस में अपना त्यागपत्र दे देते हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जो भी विवाद है वो कौन देखता है? वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट देखता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में कहा गया उपराष्ट्रपति, और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और ये बात किसमें कही गई है? आर्टिकल नंबर 64 में कहा गया कि राज्यसभा का सभापति जो होगा वो उपराष्ट्रपति होगा। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जो आपके सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, वो आपके पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और वर्तमान समय में कौन से उपराष्ट्रपति हैं? वर्तमान समय में वो जगदीप धनखड़ है। वर्तमान समय में के राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। और जगदीप धनखड़ की बात करें तो ये व्यक्ति के रूप में आप देखेंगे, व्यक्ति के रूप में तो ये 14वें जो है उपराष्ट्रपति हैं। और चुनाव क्रम के रूप में देखेंगे, क्रम के रूप में तो ये 16वां चुनाव है। और इससे पहले ये पश्चिम बंगाल के क्या रह चुके हैं? पश्चिम बंगाल के एक गवर्नर भी रह चुके हैं, जगदीप धनखड़। और इनके विपक्ष में किसने चुनाव लड़ा था? तो मार्गरेट आल्वा ने इसके विपक्ष में चुनाव लड़ा था। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न पे हम लोग बात करेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा छठा, और ये इतिहास से प्रश्न है। और यहाँ पे इतिहास से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे बन सकते हैं उनको हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो देखिए पुष्टि मार्ग के संस्थापक, जब आप पूछे कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे तो आप बताएंगे कि पुष्टि मार्ग के जो संस्थापक है वो वल्लभाचार्य हैं। ठीक, पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य हैं। और चोल वंश के संस्थापक की बात करें तो आप बताएंगे कि चोल वंश के जो संस्थापक हैं विजयालय हैं। चोल वंश के संस्थापक आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मखली गोसल थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। ठीक, और सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। ठीक, गुरु नानक हैं सिख धर्म के संस्थापक। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिज्र खां हैं। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां हैं। और नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद, आप लोग बताएंगे महापद्म नंद है। और गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है? श्री गुप्त हैं। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक और गुप्त साम्राज्य के जो पहले शासक होते हैं वो श्री गुप्त ही होते हैं। और मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? छत्रपति शिवाजी हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। आगे 7वां प्रश्न, मध्यकाल में सफ़ेद संगमरमर का पहली बार प्रयोग किसके निर्माण में हुआ? तो किस चीज़ के निर्माण में सबसे पहले मध्यकाल जो आपका भारत है उसमें सफ़ेद संगमरमर का यूज हुआ? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो आप लोग बताएंगे कि जो एतमद्दुल्ला का मकबरा था, एतमद्दौला का जो मकबरा था उसमें सबसे पहले सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ। उसमें सबसे पहले सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ। और एतमद्दौला का जो मकबरा है उसका निर्माण कौन करवाया था? आपसे पूछे तो इसका निर्माण कौन करवाया था? नूरजहां ने इसका निर्माण करवाया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सुदर्शन झील, तो देखिए सुदर्शन झील की बात करें, निर्माण कौन करवाया था? तो इसका निर्माण चंद्रगुप्त हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य इसका निर्माण कराए थे। लेकिन इसका जो फिर से निर्माण कराया था या फिर मरम्मत आप बता सकते हैं कि इसका मरम्मत पूछे एग्जाम में किसने करवाया था? तो रुद्रदामन इसका मरम्मत करवाया था। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछे कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी करवाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण। मोती मस्जिद मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक, आगे बात करें बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। कुतुब उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक, बात करें जो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक भी ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। नहरों का निर्माण के लिए
कौन से शासक प्रसिद्ध हैं? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ये नहरों का निर्माण कराते हैं। फिरोज शाह नहरों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। हौज सम्मी का निर्माण कौन करवाया था? तो इल्तुतमिश करवाया था। इल्तुतमिश करवाया था हौज सम्मी का निर्माण। ठीक, आगे बात करें जीटी रोड का निर्माण कौन करवाया था? शेर शाह सूरी करवाया था जीटी रोड का निर्माण। ठीक, आगे बात करें, आपसे पूछ ले कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा तो ये अकबर ने बनवाया था। अकबर बनवाया था बुलंद दरवाजा। या फिर आपसे पूछे कि लाल गुम्मद किसने बनवाया था? लाल गुम्मद किसने बनवाया था? तो ये कौन बनवाया था? नसरुद्दीन मोहम्मद बनवाया था। नसरुद्दीन मोहम्मद बनवाया था लाल गुम्मद। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और 8वां प्रश्न है हमारा साइंस से प्रश्न है। यहाँ पे साइंस से जो भी प्रमुख रोग हैं इससे प्रश्न लिए गए हैं। तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि माइक्रोकोकरा पायोजिन्स नामक, तो माइक्रोकोकरा पायोजिन्स नामक जो जीवाणु हैं उनसे कौन सा रोग होता है? तो देखिए फोड़ा फुंसी इनसे रोग होता है। फोड़ा फुंसी, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था। फोड़ा फुंसी इनसे रोग होता है किससे? माइक्रोकोकरा पायोजिन्स जो नामक जो जीवाणु होते हैं उनसे फोड़ा फुंसी रोग होता है। और ग्वाटर रोग जिसे हम लोग क्या कहते हैं? घेघा रोग ही भी कहते हैं, घेघा रोग कहते हैं। या फिर गलगंट भी आपको कहीं कहीं मिल सकता है, गलगंट भी मिलता है। तो ये किससे कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है। आप लोग इसे ध्यान रखते हैं, आयोडीन की कमी से। और गले में होने वाला ये रोग है। ठीक, आयोडीन की कमी से होता है, गले में सूजन टाइप का हो जाता है। और हाइपोग्लाइसीमिया रोग, और हाइपोग्लाइसीमिया रोग की बात करें तो ये किस में होता है? रक्त में होता है। और क्यों होता है रक्त में? क्योंकि यहाँ पे जब रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ग्लूकोज की जो कमी हो जाती है तब ये जाके होता है हाइपोग्लाइसीमिया रोग। और एड्स रोग किस वायरस की कमी से होता है? तो एड्स रोग HIV, एड्स रोग का वायरस है HIV। और एड्स दिवस आपसे पूछे कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर आप याद रखेंगे, एड्स दिवस मनाया जाता है। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। और विटामिन B3 को क्या कहते हैं? इसे नियासिन भी बोलते हैं, विटामिन B3। या फिर आपसे पूछे पेलाग्रा रोग, जवाब में होगा सीधे नियासिन, या फिर के जवाब में होगा विटामिन B3। और विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? रेटिनॉल, सॉरी रतौंधी होता है, रतौंधी होता है विटामिन A। और विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? हैंसन महोदय ने किया था कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज। और मधुमेह किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ट्रैकोमा रोग जो कि संबंधित है कहाँ से? आँख से संबंधित है ट्रैकोमा रोग। कासियोस्कर रोग, देखिए ये प्रोटीन से संबंधित है। कासियोस्कर रोग प्रोटीन की कमी से क्रासियोस्कर रोग होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से होता है। और BCG का टीका कब लगाया जाता है? 6 रोग में। 6 रोग में BCG का टीका लगाया जाता है। 6 रोग को क्या कहते हैं? TB भी बोलते हैं इसे। ठीक, ट्यूबरकुल। आगे बात करते हैं पीलिया रोग किससे संबंधित है? यकृत से संबंधित है। यकृत रोग इसमें प्रभावित होता है पीलिया रोग में। आगे बात करते हैं 9वां प्रश्न। और ये सारे के सारे प्रश्न दूध से, जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, दूध से दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दूध में परिवर्तित करने वाला एंजाइम, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम रेनिन है। ठीक, दूध क्यों खट्टा होता है? तो जीवाणु के कारण दूध क्या होता है? खट्टा हो जाता है। और दूध से दही बनाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से सहायक होते हैं? वो लैक्टोबैसिलस होते हैं। लैक्टोबैसिलस होते हैं दूध से जो दही बनाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं। और दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.3। आपसे पूछे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अब बात करते हैं दूध खट्टा क्यों होता है? तो दूध के खट्टा होने के कारण कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? इसमें कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? तो इसमें लैक्टिक अम्ल जिम्मेदार होता है, जिसके कारण दूध क्या होता है? खट्टा होता है। और दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन एंजाइम दूध से दही को परिवर्तित करता है, दूध को दही में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध से संबंधित है श्वेत क्रांति। और इसे क्या करते हैं? ऑपरेशन फ्लड भी इसे कहते हैं। और फिर बात करते हैं दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो दुग्ध का श्वेत क्रांति के जो जनक हैं, जो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ठीक, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनका क्या होता है? इसी दिन जन्मदिन भी होता है, विश्व की दूध की रानी
ये किस बकरी को कहते हैं? ये सानेन बकरी को कहते हैं। विश्व की दूध की रानी सानेन बकरी को बोलते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। मनुष्य के हृदय में सामान्यतः 75 बार मनुष्य के हृदय सामान्यतः 75 बार प्रति मिनट, 72 बार होगा, 72 बार प्रति मिनट स्पंदित करता है, यानी कि धड़कता है, जिसमें लगभग कितने लीटर रक्त पंपिंग होती है? तो ये प्रश्न आप लोग बताएंगे इसका जवाब। हम आप लोग आगे प्रश्न करते हैं। मछली के हृदय में प्रकोष्ठ कितने होते हैं? तो मछली के हृदय में प्रकोष्ठ की संख्या बात करें 2 होती है। एक अलिंद होता है और फिर एक क्या होता है? एक निलय होता है। एक अलिंद और एक निलय होता है। बात करें मनुष्य के प्रकोष्ठ कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिसमें से 2 अलिंद कितने होते हैं? 2, और निलय कितने होते हैं? 1। ठीक, आगे बात 2 अलिंद 2 निलय, 2 अलिंद और 2 निलय। और केचुआ में हृदय की बात करें, कितने हृदय होते हैं? केचुआ में 4 हृदय होते हैं। यहाँ पे प्रकोष्ठ की बात नहीं हो रही है, हृदय की बात हो रही है। 4 हृदय होते हैं केचुआ में। और केचुआ पालन किस में होता है? वर्मी कल्चर में होता है केचुआ का पालन। और केचुआ को किसान का क्या कहते हैं? किसान का मित्र बोलते हैं। केचुए को किसान का मित्र बोलते हैं। ठीक, मनुष्य का हृदय स्पंदन करता है तो 72 बार स्पंदन करता है। तो 1 मिनट में 72 बार स्पंदन करता है। और जो रक्त पंप करने की जो गति है, तो 1 मिनट में 5 लीटर रक्त पंपिंग कर देता है। ठीक, पेसमेकर का क्या काम क्या है? जो दिल का स्पंदन है उसे क्या करता है? नियंत्रण करना जो आपका पेसमेकर का काम है। ईसीजी टेस्ट, तो देखिए ईसीजी जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी कहते हैं। ठीक, और ईसीजी टेस्ट के बात करें तो ये किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। ठीक, और हृदय रोग क्यों होता है? तो शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हृदय रोग हो जाता है। ठीक, हृदय संबंधित रोग होते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। तो धन्यवाद। तो इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें और हमारे वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें। और यदि आप पूरे देखिए हिस्ट्री, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, साइंस और पॉलिटी विविध क्लास, इन सबका जो स्टैटिक जीके और जीएस का क्लास यदि लाइव आप अटेंड करना चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ें। ठीक, इसमें बहुत ही सारे सब्जेक्ट से प्रश्न लिए जाते हैं और इसी तरह से प्रश्न कराए जाते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लिए जाते हैं जो एग्जाम में सीधे पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो आगे हम लोग थैंक यू। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।